चैप्टर 10 देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में फ्लूइड मतलब जो बह सकता हो, जिसमें फ्लूइडिटी हो। फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो कर सकते हैं जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स में आते हैं। फ्लूइड्स जिनका कोई शेप फाइनाइट नहीं होता, लेकिन जिस भी वेसल में, जिस भी बर्तन में इसको डाला जाए वो उसका शेप ले लेते हैं। तो जो नॉर्मल फोर्स ये लिक्विड एक्सर्ट करते हैं रेस्ट पे, किसी सरफेस पे, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। क्योंकि ये फोर्स है, इसीलिए एसआई यूनिट जो थ्रस्ट की है वो न्यूटन है। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो जो प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, उसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक, जब फ्लूइड या जो बहने वाली चीज है, वस्तु है, वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन पे है। यदि फ्लूइड रेस्ट पे है तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। जब फ्लूइड मोशन पे है तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, वो क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट जो करता है लिक्विड, जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, और जो सरफेस है कांटेक्ट का, उसे हम कहते हैं प्रेशर लिक्विड का, या फिर हम उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है या प्रेशर लगाया जाता है लिक्विड कॉलम द्वारा, जहां पर लिक्विड कॉलम हो, उसमें पी एच रो जी, यानी कि एच इसमें हाइट है लिक्विड कॉलम की, रो आपकी डेंसिटी है उस लिक्विड की, और जी ऑफ कोर्स ग्रेविटी है। तो जो मीन प्रेशर है और उन वॉल्स पे जो वेसल का है, और मान लीजिए एच हाइट है उसकी, लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ है, इस तरीके से लिक्विड यहाँ एच हाइट तक भरा हुआ है, तो फिर जो मीन प्रेशर है इसके वॉल्स पे, ये जो वॉल्स है इस पे प्रेशर क्या होगा? एच रो जी बाई 2, इसका आधा हो जाएगा ये। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? जब प्रेशर इंक्रीज होता है किसी पॉइंट पे, अगर इनक्लोज्ड लिक्विड है और वो इक्विलिब्रियम पे है, तो वो सबकी तरफ इक्वली, सारे डायरेक्शन में इक्वली जाता है लिक्विड में। और साथ में वॉल्स पे भी, जिस वॉल में, जिस कंटेनर में डाला गया है उसके वॉल्स में भी वो इक्वली जाता है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, ये सारे के सारे किस पे बेस्ड है? ये पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इस तरीके से हमारे पास एक्सोस्फियर तक जाता है। अब ये जो चीजें हैं जो हमारे अर्थ को एक तरीके से ब्लैंकेट है या फिर इनका या कवरिंग है, तो जो ये एटमॉस्फेयर है इसका भी कुछ प्रेशर हम पे पड़ता है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका करीबन जो वैल्यू होती है वो उतनी होती है। यानी कि अब देखिए 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? 10 टन। 1 मीटर स्क्वायर पे 10 टन के बराबर है। अगर सी लेवल पे जाएं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो करीबन 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का होता है। इसको कई बार मिलीमीटर में भी देखते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एच डी जी की बात करें तो आप अगर एच ये ले लें, बाकी अगर ये हम इसको कन्वर्ट कर दें अपने डाइन वाले सिस्टम में ये वैल्यू को, तो हम देखेंगे ये डेंसिटी हमने मर्क्यूरी की ली है। मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6, 76 इसका सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं तो हमने जो 9.8 है ग्रेविटी है उसको भी हमने डाइन वाले फॉर्म में सीजीएस में चेंज कर दिया। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप सोचते होंगे इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है तो हमारी बॉडी तो टूट जानी चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है वो हमें दबा देना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ने सारे इंतजाम करके रखे हैं। जो प्रेशर है हमारे बॉडी में या ब्लड में जो फ्लो कर रहा है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो इस प्रेशर को बैलेंस करता है। जो प्रेशर है हमारे खून का, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है, वही इस प्रेशर को बैलेंस करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम टॉर में नापते हैं, बार में नापते हैं। एक टॉर होता है 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का, एक बार होता है 10 की घात 5, जो आपने यहां पर देखा 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर है, उनको हम कहते हैं एनोरॉइड बैरोमीटर। बायोंसी क्या होता है? जब आप बॉडी को किसी फ्लूइड में या तो पार्शियली डालेंगे या पूरा अंदर डाल देंगे, तो अब लिक्विड या फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इसको बाहर की तरफ धकेलता है, तो ये बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाता है। तो इस फोर्स को, इस प्रेशर को हम कहते हैं बायंट फोर्स, या सिंपल हम इसको बायंस से भी कह सकते हैं। ये जो बायंट फोर्स है वो लगता कहाँ है? वो उस लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगता है। जो बॉडी आपने इमर्स की है, जितना उसने जो पानी या फिर लिक्विड या फिर जो भी फ्लूइड है उसको डिस्प्लेस किया,
उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये बायोन फोर्स लगता है, और ये जो पॉइंट है ना जिस पे लग रहा है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब एक बॉडी को हमने इसी तरीके से पार्शियली या फुली इमर्स कर दिया लिक्विड में, तो उसका वेट कुछ कम हो जाता है, लेकिन फिर वेट कहां गया? ये वेट जो होता है बराबर होता है वो जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है। जब इमर्स किया आपने पानी, या तो अंदर कर दिया पूरा या फिर पार्शियली किया, तो जितना उसने उस लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जितना लिक्विड उसके अंदर आने से डिस्प्लेस हुआ, उतना ही वेट उसके लॉस ऑफ वेट में चला जाता है। यदि अगर हम कहें टी ऑब्जर्व वेट है जो कि कम वेट नजर आ रहा है, डेंसिटी जो फ्लूइड की है आप इससे माने, और फुली इमर्स किया गया आपने, मतलब पूरा का पूरा अंदर घुसा दिया लिक्विड में, डेंसिटी जिसकी ये है, ये अब रो कह सकते हैं, पी दिखाई देगा लेकिन रो मानी है इसको, जहां पर पी, जहां बाकायदा मैं पी कहूं तो प्रेशर होगा, जहां ये चल रहा है वहां डेंसिटी मानी है। तो रियल वेट क्या हो जाएगा? रियल वेट हो जाएगा टी बाय 1 माइनस ये आपकी डेंसिटी है बाय रो, डेंसिटी ऑफ बॉडी। लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? अब आप जरूर देखते होंगे कुछ चीज आप पानी में डालते हैं या लिक्विड में डालते हैं, वो अंदर चली जाती है। कुछ चीज जो है थोड़ी आधी अंदर रहती है आधी बाहर रहती है, कुछ होती है जो एकदम सरफेस पे तैर रही होती है। ये क्या होता है? ये लॉज ऑफ फ्लोटेशन है। तो बॉडी वो फ्लोट होगी लिक्विड में यदि उसका वेट उस बॉडी का वो किसके बराबर होगा? जितना पानी या जितना लिक्विड या जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, जो इमर्स्ड है, यानी कि आपने जितना इमर्स किया, मान लीजिए ये यहां पर था, इतना ये लेवल था, फिर जब हमने इसमें इमर्स किया, ये फिर अंदर की तरफ घुसा दिया, तो फिर ये थोड़ा सा फ्लूइड ऊपर आ गया, तो जितना ये यहां से यहां तक ऊपर आया है उसके बराबर होगा, वो जो वेट है उसके बराबर होगा। अगर W हम कहें वेट बॉडी का है और ये स्मॉल w हम कहें बाइंड फोर्स है, इसके अंदर आने पर जो एक अपोजिट फोर्स लग रहा है इसको बाहर धकेलने के लिए, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कैपिटल W अगर ज्यादा है स्मॉल w से, तो बॉडी जो भी बॉडी आपने डाली है वो सिंक कर जाएगा, यानी कि बाइंड फोर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको रोक सके, तो वो अंदर घुस जाएगा, नीचे बैठ जाएगा जाके। अगर W कैपिटल W ये स्मॉल w कैपिटल W से बड़ा है, इसका मतलब इसमें इतना है पावर, इतनी इतनी चीज है कि वो उसे धकेल सक रहा है, तो बॉडी फ्लोट करेगी और थोड़ी सी पानी, या पानी मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लिक्विड समझिएगा, मतलब वो लिक्विड के में थोड़ा अंदर रहेगी। लेकिन अगर दोनों बराबर है बिल्कुल, अगर आपका जो बाइंड फोर्स है और जो इसका वेट है बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है लिक्विड का, वहां पर ये जस्ट ऊपर की तैरती रहेगी। आपने नाव वगैरह देखी होगी, वो इसी तरीके से होती है, नाव लिक्विड के ऊपर चलती है। लेकिन शिप के बारे में बात करें तो शिप थोड़ा उसके नीचे जाता है। किसके नीचे जाता है? जो भी लिक्विड है उसके नीचे तक जाता है। तो फ्लोटिंग बॉडी के 3 स्टेट है, एक स्टेबल स्टेट है, एक अनस्टेबल स्टेट है, एक न्यूट्रल स्टेट है। तो फ्लोटिंग बॉडी जो तैर रही बॉडी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी यदि जो मेटा सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ बायंसी है, वो कहां पर होगी? वो बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। यहीं पर फ्लोटिंग बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, यानी कि मेटा सेंटर यानी कि जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो बिल्कुल वर्टिकली नीचे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी का है। और जो फ्लोटिंग बॉडी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी यदि ये दोनों एक साथ है, यानी कि जो सेंटर ऑफ बायंसी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी की, वो दोनों सेम है, कोइंसाइड कर रही है, एक जगह पे है। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या हम देते हैं? डेंसिटी मतलब सीधा होता है कि मास बाय वॉल्यूम। हम जानते हैं मास हमने बहुत बार निकाला, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेंसिटी किसी भी लिक्विड की होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी जैसे वाटर की है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लेना चाहे तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला इसका ml की पावर -3 है। जो रिलेटिव डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रिलेशन में, किसके रिलेशन में? पानी के रिलेशन में। पानी वो भी जो 4 डिग्री पे हो। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी उस रेशियो उस डेंसिटी का, डेंसिटी उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय, मतलब डेंसिटी उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय डेंसिटी वाटर की, और वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी उस सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे। यानी कि आप वेट उस सब्सटेंस का हवा में ले लीजिए या लॉस उसका वेट वाटर में ले लीजिए, इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी आएगी। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहती है। ये दोनों चीजें एक हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी जब भी आए दोनों को आप एक जैसा समझिएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डिमेंशन नहीं होता, क्योंकि देखिए अब डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या इसका यूनिट होगा? दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए जो डेंसिटी है उस बॉडी की, वो डेंसिटी उस सब्सटेंस के लिए होती है। अगर मान लीजिए हॉलो है, खाली बॉडी है, बीच में से हॉलो है, तो जो डेंसिटी बॉडी की होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी उस सब्सटेंस से।
जब इमिसिबल लिक्विड की बात करें, जिनके इमिसिबल मतलब जो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, घुल नहीं पा रहे हैं, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इमिसिबल लिक्विड की बात करें जिनकी अलग अलग डेंसिटी है, अगर उसको किसी कंटेनर में डाल दिया गया तो जो हाईएस्ट डेंसिटी होगी वो सबसे नीचे चला जाएगा, लोएस्ट डेंसिटी सबसे ऊपर रहेगा, और उनके बीच में जो डेंसिटी होगी वो लेयर वाइज जम जाएंगी। डेंसिटी, अब जब आप सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? जब दो लिक्विड मानिए M1 और M2 है, जिसकी डेंसिटी ρ1 ρ2 या P1 P2, अभी फिलहाल P1 P2 है, ये सब रो चल रहा है, ये मिक्स किया हमने, जो डेंसिटी है मिक्सचर की वो क्या हो जाएगी? फाइनल डेंसिटी हो जाएगी M1 प्लस M2 बाय M1 बाय P1 प्लस M2 प्लस P2, यानी कि ρ1 ρ2 M1 प्लस M2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है, M1 ρ1 प्लस M2 ρ2, ये डिवीजन में है। यदि दो लिक्विड जिसका सेम मास है लेकिन अलग अलग डेंसिटी है ρ1 ρ2, इनको मिक्स किया गया था तो क्या होगा? आप यहां पर देखिए, इस M1 और M2 की जगह M डाल दीजिए, M इक्वल टू M1 इक्वल टू M2, आप देखेंगे ये M कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल यहां से इस वाले में क्या बचेगा? अगर मैं यहां पर M डाल दूं या M डाल दूं, ये 2M हो जाएगा, नीचे वाला M कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा बस, तो 2 ρ1 ρ2 बाई ρ1 पर ρ2, ये आप ध्यान रखिएगा। जो दो लिक्विड जिसके सेम वॉल्यूम है लेकिन डिफरेंट डेंसिटीज है ρ1 ρ2, अगर इनको मिक्स किया गया तो डेंसिटी मिक्सचर की क्या बनेगी? ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। जो डेंसिटी है लिक्विड की वो प्रेशर के साथ चेंज होती है, वेरी करती है, उसका रिलेशनशिप इस तरीके से है, आपका डेंसिटी रो इक्वल टू ρ0 1 प्लस डेल्टा रो बाई के। यहां पर रो नहीं है, ये पी है, ठीक, ये पी है, ये रो है, ये पी है, यानी कि जो इनिशियल डेंसिटी है ये वाली, ये इनिशियल डेंसिटी है लिक्विड की, के बल्क मॉडुलस है यहाँ पर, डेल्टा पी प्रेशर में चेंज है, और ये फाइनल आपकी डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी लिक्विड की कैसे वेरी करती है? इस प्रेशर के द्वारा, और इस, क्योंकि प्रेशर जब आता है तो बल्क मॉडुलस भी आएगा, इलास्टिसिटी लिक्विड की भी आएगी, तो यहां पर इस रिलेशन से ये काम होता है। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है आपके फ्लूइड की, जिसके कारण जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है लिक्विड में होता भी है, तभी तो आप देखिए जब तैरते हैं आप, तो आपको मुश्किल होती है तैरने में, है ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है, वरना तो आप आराम से पार कर सकते थे। तो जो प्रॉपर्टी है आपके फ्लूइड की, जिसमें जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है वो अलग अलग लेयर में अलग अलग तरीके से काम करता है, और अगर उसमें कोई मोशन हो रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन है एक दूसरे का, उसको अपोज करता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि हम इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक कोई फ्लूइड है, तो ये लेयर हो सकता है इसको रोक रही हो, ये लेयर इसकी रोक रही है, तो आपस में जो इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसी को हम विस्कस फोर्स कह रहे हैं। यानी कि ये जो आपस में काम हो रहा है, इसका मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो विस्कस फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जो काम किसके बीच में कर रहे हैं? अलग अलग जो लेयर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनके बीच में, अगर ये अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप देखिएगा कि नदी में जो ऊपर का पानी जो होता है वो आपको बहुत तेज दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नीचे नहीं हो रहा होता। नीचे जो पानी है वो आराम से बह रहा होता है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की स्पीड अलग अलग होती है, वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसी कारण विस्कस फोर्स पैदा होता है। विस्कस फोर्स F को दिया जाता है माइनस ईटा A dV बाई dx। इसमें जो dV बाई dx है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। इसमें v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है, तो dV बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ इस संख्या को या इस वैल्यू को या इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें जो कैपिटल A देख पा रहे हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसमें, और जो आपका ये है ईटा वो ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एरिया, F फोर्स, dV बाई dx आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो SI यूनिट है ईटा की वो इस तरीके से दी जाती है, पास्कल सेकंड भी बोला जाता है, डेकापॉइस भी बोला जाता है इसको। डायमेंशन फॉर्मूला इसका ml-1 t-1 है। जो जानकारी है इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अलग अलग ऑयल की या उसके वेरिएशन की या टेम्परेचर के साथ इन ऑयल के वेरिएशन की, ये हमको बताती है कि किसी मशीन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अगर आप जो ट्रक का लुब्रिकेंट है वो आप अपनी साइकिल में यूज करने लगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों अलग अलग हैं। तो विस्कोसिटी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम के कारण होती है। मोमेंटम हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, यानी उसके ट्रांसपोर्ट, उसके आदान प्रदान के कारण विस्कोसिटी पैदा होती है। जो संख्या है, वैल्यू है वेलोसिटी की या आप कहें कंप्रेसिबिलिटी की, ये लिक्विड, अगर आइडियल लिक्विड की बात करें तो 0 होती है। जो विस्कोसिटी है हवा की या और भी लिक्विड है वो हम यूज करते हैं ताकि हम जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको मैनेज कर सके, उनका मेंटेनेंस कर सके।
इसी तरीके से जो जानकारी है विस्कोसिटी की, कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ये हम यूज करते हैं ताकि जो इंटरमोलिकुलर या मॉलिक्यूलर वेट है या शेप है बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर का, लाइक प्रोटीन और सेलुलोज है, इनके बारे में हम जानकारी ले सकें। तो विस्कोसिटी वेरिएट कैसे करेगी? वेरिएशन इन विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी लिक्विड की कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, यानी कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये ईटा टी इक्वल टू ईटा 0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इसमें टी देखिए क्या आ रहा है, ईटा 0 ईटा टी, ये आपके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये 0 डिग्री पे है, ये टी डिग्री पे है, और अल्फा और बीटा आपके कांस्टेंट है, टी ऑफ कोर्स इसमें आपके टेम्परेचर की बात हो रही है। जो विस्कोसिटी गैसेस की, इसका मतलब इंक्रीज होती है, बढ़ती है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से, तो जो ईटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका अंडर रूट टी से। ठीक, ध्यान रखिएगा, विस्कोसिटी लिक्विड की कम होती है टेम्परेचर बढ़ने से, गैसेस की बात करें तो वो इंक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड की, उसके बारे में क्या बात करें, क्योंकि हम देख चुके हैं टेम्परेचर के बारे में, जरा प्रेशर की बात करते हैं। जो विस्कोसिटी है लिक्विड की, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो लिक्विड के केस में, लेकिन जो विस्कोसिटी है पानी की वो डिक्रीज होती है अगर प्रेशर बढ़ाएं तो आप। तो विस्कोसिटी गैसेस की ये प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती है। पोयल फॉर्मूला क्या कहता है, जो रेट है फ्लो लिक्विड का किसी अगर सीधे हॉरिजॉन्टल पाइप जिसमें स्टडी फ्लो हो रहा है, तो इस v को, रेट ऑफ फ्लो को हम कैसे बताएंगे, पाई बाय 8। यहाँ पर p आपका प्रेशर डिफरेंस है, जो दो एंड्स मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इन दो एंड में जो प्रेशर डिफरेंस है, और r आपका रेडियस है इस ट्यूब का, ईटा आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, l आपका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और ये अगर P2 है, ये P1 है, तो P2 माइनस P1 P है, r तो खैर यहाँ का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पाई और 8 तो खैर कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये। जो रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड है, जो जिस तरीके से लिक्विड का रेट है फ्लो करने का किसी ट्यूब में, उसको हम v इक्वल टू पी बाय आर कहते हैं। p यहाँ पर लिक्विड प्रेशर है, और r कहाँ से आ गया, r आपका यहां से आ गया, ये जो r हमने सीखा इस पूरे को हमने r मान लिया, यानी कि 8 ईटा एल बाय पाई r की पावर 4, ये हमारा r हो गया, तो p बाय r। इसको हम लिक्विड रेजिस्टेंस कहते हैं, ये r है लिक्विड रेजिस्टेंस, p आपका लिक्विड प्रेशर है, ये r पूरा का पूरा लिक्विड रेजिस्टेंस है। अब आप समझिए कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जब दो ट्यूब्स को आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में, यानी कि एक ट्यूब मैंने ये लिया, एक ट्यूब मैंने ये लिया, इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक ट्यूब मैंने ये लिया, एक ट्यूब मैंने ये लिया, और दोनों को पैरेलल में कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते थे उसी तरह समझिए इसको। तो जब दो ट्यूब को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, तो रिजल्टेंट प्रेशर डिफरेंस जो आया इसका P वो P1 प्लस P2 के बराबर आया, और अगर मैंने रेट ऑफ फ्लो लिक्विड V लिया तो वो दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ और यहाँ रेट ऑफ फ्लो सेम है। अगर मैं लिक्विड रेजिस्टेंस की बात करूं तो R क्या बनेगा, इसका R1 और इसका R2, तो R बनेगा R1 प्लस R2। अगर इन दोनों को पैरेलल में कर दिया जाए तो प्रेशर डिफरेंस तो दोनों के बीच में सेम है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था, तो प्रेशर डिफरेंस तो सेम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, मान लीजिए V1 यहाँ का है, V2 यहाँ का है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब मान लीजिए R1 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट लिक्विड रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाय R, ये 1 बाय R1 यहाँ का प्लस 1 बाय R2, इस तरीके से आएगा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, यदि कोई छोटा स्फेरिकल बॉडी यानी कि गोलाकार बॉडी अंदर से भरी हुई, ये एक लिक्विड कॉलम में अगर गिरती है या गिराई जाती है, तो कुछ समय बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये छोटा स्फेरिकल जो बॉडी है वो इस लिक्विड कॉलम में जाएगी किसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो एक विस्कस फोर्स उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, तो उस विस्कस फोर्स को हम देंगे F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। यही स्टोक्स लॉ है। R इसमें है रेडियस उस बॉडी का, V आपका है टर्मिनल वेलोसिटी, ईटा आपका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो उसकी संख्या ये है, इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। 2/9 R²। यहाँ पर ये आपका डेंसिटी है बॉडी की, या डेंसिटी है लिक्विड की, G आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड की है। अब इसमें रो और रो जीरो दो चीज आ गई। अगर आपका रो और रो जीरो
रो जीरो से बड़ा है तो बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, अगर रो जीरो बड़ा है रो से तो बॉडी अपवर्ड जाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर रो जीरो बहुत 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 छोटा है रो से तो जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी 2r², बल्कि यही चीज ले लीजिए क्योंकि हम इसको हटा देंगे, ये मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटी है, इन दोनों का कंपेरिजन हो रहा है इन दोनों का, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो केवल यही इक्वेशन बन जाएगी, बस इसको हटा के जो इक्वेशन बनेगी वही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, यही है स्टोक्स लॉ। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्टोक्स लॉ की? देखिए पहली चीज तो ये है कि कुछ किसी जो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए उसमें इसका उपयोग होता है, या ये यही चीज इसमें काम आती है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिटर्मिनेशन देखें मिलिकन से, उनकी जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ से आया था? स्टोक्स लॉ से। ये लॉ बड़ा मदद करता है, जैसे आप पैराशूट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो क्लाउड बन रहे हैं सुंदर, जो आपके क्लाउड आप ऊपर देखते हैं, जो बादल बन रहे हैं वो कहाँ से बनते हैं? स्टोक्स लॉ से। फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करें तो तीन टाइप के फ्लो हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक लैमिनार फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड है उसमें जो हर एक पार्टिकल है वो एक ही पाथ फॉलो करते हैं, जो उसका पहले वाला, यानी कि आप यहां देखिए ये वही पाथ फॉलो करेगा जो ये फॉलो कर रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो का मतलब होता है एक स्टेडी फ्लो है लिक्विड का किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेयर के फॉर्म में, मतलब ये लेयर है, इसकी हो सकती है V1 हो, इसका V2 हो, इसकी V3, मतलब अलग अलग वेलोसिटी से ये लेयर वाइज फ्लो कर रहा है। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो जो फ्लो ऑफ लिक्विड है इसमें जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से, उसको डिसऑर्डर्ड होगा और इसका मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। टर्बुलेंट फ्लो आपने देखा होगा कि जब इस तरीके से धारा गिरती है पानी की तो ये नीचे जो इस तरीके से बनता है फ्लो, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है लिक्विड फ्लो की जिसके नीचे आपका फ्लो स्ट्रीमलाइंड है और जिसके ऊपर टर्बुलेंट फ्लो है। फिर से समझिए, मैं अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करूं तो अगर इसके ऊपर जाएंगे तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, इसके नीचे जाएंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी Vc इसको हम कैसे देते हैं? K ईटा बाय R रो, K इसमें रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा विस्कोसिटी है लिक्विड की, R आपका रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का और ये डेंसिटी है लिक्विड की। तो रेनॉल्ड नंबर क्या हुआ? रेनॉल्ड नंबर एक प्योर नंबर है, बिल्कुल प्योर नंबर है। ये क्या है? ये रेशियो है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया का विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया से, किसी भी जो लिक्विड फ्लो कर रही है, यानी कि जो इनर्शियल फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसका अगर आप डिवाइड करें विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, यही चीज आपके रेनॉल्ड नंबर है। के एक प्योर नंबर है। इसमें देखिए ये जो Vc आप देख पा रहे हैं ये आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसमें रो जो है डेंसिटी है लिक्विड की, R आपका ऑफ कोर्स रेडियस है, ईटा आपका जो हम बात करते चले आ रहे हैं ईटा ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब प्योर वाटर के लिए जो जो फ्लो कर रहा है, किसी बह रहा है सिलेंड्रिकल पाइप में, के उसकी वैल्यू होती है 1000। ध्यान रखिएगा प्योर वाटर होना चाहिए। अब देखिए कैसे स्ट्रीमलाइन, कैसे आपका टर्बुलेंट और चीजें बनती हैं इसमें। अगर K 0 से 2000 के बीच में है तो जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का वो स्ट्रीमलाइन है। अगर K 2000 और 3000 के बीच में है तो ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में है। अगर K 3000 से ऊपर चला गया इसका मतलब जो फ्लो है लिक्विड का वो टर्बुलेंट हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखिए यहां से V1 से लिक्विड घुसा, यहां से V2 से लिक्विड निकला, ये इसका एरिया 1 A1 क्रॉस सेक्शन से एंटर हुआ, ये A2 से बाहर निकला। यदि जो एक लिक्विड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो है इस पाइप में और इसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि यहाँ एरिया अलग है यहाँ एरिया अलग है, तो जो रेट ऑफ फ्लो है इस लिक्विड का इस क्रॉस सेक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे? A1 इंटू V1 विल बी इक्वल टू A2 इंटू V2, और इसको आप कांस्टेंट कह सकते हैं, यानी कि A भी आपका कांस्टेंट होता है। तो जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो धीमी रहेगी जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा होगा, जहां फास्टर होगी जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा। आपने जो फॉलिंग स्ट्रीम देखी होगी, गिरती हुई स्ट्रीम पानी की, वो नैरोअर हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन जो वेलोसिटी है स्ट्रीम की पानी की वो बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका जो डिक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा मतलब तेज बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ लिक्विड,
जो लिक्विड मोशन में है उसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी को हम देते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसमें ये P जो है प्रेशर है, रो आपका डेंसिटी है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम केवल P से दिया जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें तो हाफ v², और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की वॉल्यूम की बात करें तो हाफ रो v², हाफ रो v² पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पर यूनिट मास है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है gh, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कहें तो रो gh। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, यदि एक आइडियल लिक्विड है और वो बह रहा है, फ्लो कर रहा है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी कि जो प्रेशर एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इस लिक्विड का हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे ट्यूब के। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ मैथमेटिकली अगर हम देखें इस एनर्जी को, तो ये आपका हो गया प्रेशर एनर्जी, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट आएगा। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड कर दें आप किससे, रो और जी से, तो क्या मिलेगा P बाय रो जी, हाफ रो v² बाय रो जी, और रो कट जाएगा, बस g बच जाएगा आपका, और यहाँ पर तो खैर रो जी कट जाएगा तो h बचेगा। तो ये चीज जो है ये भी कांस्टेंट होगी। इसमें जो P बाय रो जी किया हम ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड, v² बाय 2g इसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड, और जो h है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। किसी भी हॉरिजॉन्टल फ्लो जब लिक्विड का होता है तो P प्लस हाफ रो v² यानी कि ये जो संख्या है ये भी कांस्टेंट होगी। जहां पर P आपका स्टैटिक प्रेशर है, ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसको डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है लिक्विड का, यदि P इंक्रीज होता है तो V डिक्रीज हो जाएगा और वाइस वर्सा होगा। ये थ्योरम बड़ा एप्लीकेबल है आइडियल लिक्विड के लिए। इसका मतलब जो लिक्विड जिसका नॉन विस्कस है या इनकॉम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है, वहां पर ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन क्या है बर्नौली थ्योरम का, जैसे आपका कार्बोरेटर है, पेंट गन है, सेंट स्प्रेयर है, एटोमाइजर है, या इंसेक्ट को मारने के लिए जो आप स्प्रे करते हैं, वो सब बर्नौली थ्योरम पे काम करते हैं। जो एक्शन है बंसन्स बर्नर का, गैस बर्नर का, ऑयल स्टोव का, एग्जॉस्ट पंप का, ये सारे बर्नौली थ्योरम पे काम करते हैं। जो मैग्नेस इफेक्ट देखते हैं आप स्पिनिंग बॉल में, वो बर्नौली थ्योरम पे है। जैसे बहुत स्टॉर्म आया तो आपकी रूफ उड़ गई, आपकी नहीं उड़ी, मतलब मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन उड़ गई किसी की भी, तो जो अट्रैक्शन होता है दो बड़े पैरेलल बोर्ड जो आपस में आ रहे हो, या फ्लटरिंग है फ्लैग की, जो फ्लैग मूव करता रहता है, फ्लटर करता रहता है, वो सारे के सारे बर्नौली थ्योरम से होता है। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है किसको मेजर करने के लिए, जो रेट ऑफ फ्लो है पाइप में। तो इसे ये बेसिकली आया कहां से, ये आपका बर्नौली थ्योरम का एक वर्किंग एग्जांपल समझ लीजिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किस तरीके से निकाला जाएगा, देखिएगा आप, V आपका A1 A2 √2GH बाय A1² माइनस A2²। A1 जो है यहाँ का इस जगह पर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A2 आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस जगह का है ट्यूब का, यहाँ पर A1 A2 हो गया। और जहां पर एक ये जो है थोड़ा सा नैरोअर है, ये थोड़ा सा आपका नैरो से बड़ा है। और H आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम है, यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम है, इन लिक्विड कॉलम के बीच में जगह है H, डिफरेंस है H, तो वो ये H है। G तो खैर ग्रेविटी है। तो रेट ऑफ फ्लो बनेगा वेंचुरीमीटर के हिसाब से V इक्वल टू A1 A2, A1 ये है, A2 ये है, टू H यहाँ से यहाँ तक है, बाकी आपके पास है V इक्वल टू A1 A2 √2GH बाय A1² माइनस A2², ये वेंचुरीमीटर है। टॉरिसेलो थ्योरम, टॉरिसेलो थ्योरम का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से एक लिक्विड है, तो यहां से जो लिक्विड निकल रहा है, यानी कि एक नैरो होल बना दीजिए, छोटे सा एक में होल बना दीजिए, तो ओरिफाइस कहते हैं इसको, या नैरो होल कहते हैं। यहां से अगर आपका लिक्विड निकल रहा है तो किसके बराबर होगा, ये वेलोसिटी जो इसने एक्वायर की जब ये फॉलिंग बॉडी की तरह नीचे की तरफ गिर रहा है, और सेम वर्टिकल डिस्टेंस जो ओरिफाइस से यहां से यहां तक है, जो फ्री सरफेस की तरह ये लिक्विड गिर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक इसकी दूरी ऊपर, मतलब लिक्विड की इस ओरिफाइस से दूरी है H, यानी कि जो ओरिफाइस है, जो होल है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा कैपिटल H लिक्विड है। तो वेलोसिटी जो यहां पर इफ्लक्स होगी वो होगी √2GH, जिसमें H कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, जो डेप्थ है इस ओरिफाइस की फ्री सरफेस लिक्विड की। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो होगी √4H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, H जहां पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है यहां से यहां तक। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब जो हाइट है
लिक्विड की कैपिटल H जब ऑरिफाइस का ये जो यहां से यहां तक जो दिख रहे वो हाफ होगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। मतलब ये अगर मैं इसको h/2 कह दूं स्मॉल h को, तब ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। ये जो यदि जो पाइप है और किसी पाइप के बारे में बात करें तो जो इंटरनल या इनर लेयर है, सेंट्रल लेयर है या इंटरनल लेयर की बात करें, यहाँ पर खुद देख पा रहे हैं आप कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है और जो लेयर कांटेक्ट में है पाइप से उसकी कम से कम वेलोसिटी होगी। जो वेलोसिटी प्रोफाइल है लिक्विड जो फ्लो हो रहा होता है उसका लिक्विड प्रोफाइल आपका पैराबोलिक होता है। जो सॉलिड फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया से, जो सरफेस जिसके साथ वो कांटेक्ट है, लेकिन जो विस्कस फोर्स है वो वाकई में डिपेंड करता है एरिया जो लिक्विड लेयर्स का है। एक लुब्रिकेंट हम इस तरीके से चूज करते हैं इसी हिसाब से, मशीनरी के हिसाब से। जैसे हैवी मशीन जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो उसका होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जो लाइट मशीन है उनकी विस्कोसिटी ऑयल की कम होती है। जो लॉ है विस्कोसिटी का ये है कि कोहेसिव फोर्स मतलब आपस में जो जोड़ रखने वाले फोर्स हैं इन मॉलिक्यूल्स में, जबकि जो विस्कोसिटी है इसमें वो डिफ्यूजन के कारण होती है। गैसेस में विस्कोसिटी डिफ्यूजन के कारण होती है। तो समराइज कर लेते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो ये है कि वो बह सकता है। कोई भी फ्लूइड मतलब जो बह सकता है, जो फ्लूइड जिसमें रेजिस्टेंस हो यानी कि या एक फ्लूइड जिसे कहें कि जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, उसके शेप को चेंज करने के लिए कहीं भी डाल दिए वही शेप वो ले लेगा, वही हमारा फ्लूइड होता है। इसका मतलब जो शेप है फ्लूइड का वो कौन गवर्न करेगा, कौन बताएगा, जिस कंटेनर में उसको डाल दे उसमें उसका वो शेप ले लेगा। आप पानी को देखिए, पानी को जिस बर्तन में डाल देते हैं वैसा शेप ले लेता है। जूस को जिस बर्तन में डालते हैं वो शेप ले लेता है। शहद को जिस बर्तन में डाले वो शेप ले लेता है। एक लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है और उसका एक फ्री सरफेस है उसका अपना खुद का। तो गैस इनकम्प्रेसिबल होगी, गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, उसका खुद का फ्री सरफेस होता है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं और वो बढ़ती है, एक्सपैंड करती है, जितना भी एरिया उसको दे दिया जाए वो सब में फैल जाती है। यदि F नॉर्मल फोर्स है एग्जर्ट किया जा रहा है फ्लूइड पे या फ्लूइड किसी पे कर रहा है जिसका एरिया A है, जो एवरेज प्रेशर होगा P एवरेज, उसको हम बताते हैं फोर्स बाय एरिया। ये जो फोर्स है एग्जर्ट कर रहा है कौन, फ्लूइड, उस एरिया पे कैपिटल A पे। जो यूनिट है प्रेशर की उसको हम कहते हैं पास्कल। इसका जो संख्या है N न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी बहुत सारे यूनिट है प्रेशर के, जैसे एक एटमॉस्फेयर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक बार है 10⁵ पास्कल। एक टॉर है 133 पास्कल। इसको आप किलो में करना चाहें तो डिवाइड बाय आप 1000 कर लीजिए। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इसके बराबर होता है एक टॉर के, जो कि अपने आप 133 पास्कल के बराबर हो जाता है। अब पास्कल लॉ देखते हैं। पास्कल लॉ जो फ्लूइड में है, अगर वो रेस्ट पे है तो सब जगह पे हर पॉइंट पे एक जैसा प्रेशर लग रहा है सेम हाइट पे। अगर प्रेशर में चेंज होता है, अगर प्रेशर में चेंज किया जाता है, तो जो एनक्लोज फ्लूइड है वो पूरी तरीके से बगैर चेंज हुए हर एक पॉइंट के फ्लूइड में चला जाएगा और साथ में जो कंटेनर है उसके वॉल पे भी चला जाएगा, वेसल के वॉल पे भी चला जाएगा। जो प्रेशर है फ्लूइड का वो हाइट के साथ वेरी करता है। एक्सप्रेशन ये है कि ये आपका P है, ये आपका PA है प्लस रो Hg। इसमें रो जो है डेंसिटी है फ्लूइड की, इसको हम यूनिफॉर्म मानते हैं। तो अगर आप P निकालना चाहें किसी हाइट पे तो PA आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, साथ में रो Hg जोड़ देंगे। जो वॉल्यूम है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, जो पास हो रहा है किसी भी पॉइंट पे हर एक सेकंड पे किसी पाइप में जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम सेम रहेगा, स्टडी फ्लो है। कहने का मतलब ये आता है कि आप जो वेलोसिटी है इनटू A1 मतलब V1 इंटू A1 विल बी इक्वल टू V2 इंटू A2 लाइक दिस। ये सब कांस्टेंट होगा। तो V इसमें वेलोसिटी है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो इक्वेशन है ये मास कंजर्वेशन से आती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस के कारण। बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है कि जैसे हम किसी स्ट्रीमलाइन में फ्लो पे जा रहे हैं तो जो सम होता है चाहे प्रेशर का प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, इन तीनों का जोड़ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल है। ये जो इक्वेशन कहां से आई है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। और किसको अप्लाई किया हमने, नॉन विस्कस फ्लूइड को और उसके मोशन को एक स्टेडी स्टेट में। तो ऐसा देयर इज नो फ्लूइड, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी जीरो विस्कोसिटी हो। इसका मतलब जो ऊपर की इक्वेशन हमने देखी वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली सही है।
विस्कोसिटी जैसे कि फ्रिक्शन है वो क्या कर सकती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर सकती है हीट एनर्जी में। गर्म गर्म आप देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हिलाए, फ्लूइड हो, तो उसमें गर्मी पैदा होगी। जो शेयर स्ट्रेन है फ्लूइड में, ये इसमें ज़रूरत नहीं है शेयर स्ट्रेस की, लेकिन जब शेयर स्ट्रेस आपको फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं तो जो मोशन उसमें जनरेट होता है, जो ये शेयर स्ट्रेन को पैदा करता है, वो पैदा होता है टाइम के साथ। जो रेशियो है शेयर स्ट्रेस का, जो टाइम रेट है शेयरिंग स्ट्रेन का, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को हम ईटा से बताते हैं। स्टोक्स लॉ ये बताता है कि जो विस्कस ड्रैग फोर्स है एफ किसी भी स्फीयर पे जिसका रेडियस ए है, वो v वेलोसिटी से जो फ्लूइड पे जा रहा है जिसकी विस्कोसिटी, तो हम जो फ्लूइड है उसकी जो विस्कोसिटी है और उस फोर्स को हम कैसे देते हैं, -6 पाई ईटा AV। इसमें सारी जो आपको सिंबल दिख रहे हैं उनकी यूजुअल मीनिंग है। अब टर्बुलेंस की बात करें जो लिक्विड में आता है, तो एक डायमेंशनलेस पैरामीटर जिसे हम नंबर कहते हैं वो होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर को दिया जाता है, यहाँ पर आपका सारी वैल्यूज वही हैं जो सिंबल के हिसाब से है, बस डी देख लीजिए। ये आपका ज्योमेट्रिक लेंथ है, फ्लूइड फ्लो के साथ एसोसिएटेड है। सरफेस टेंशन एक फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। ये कहाँ काम कर रहा है, वो उस प्लेन पे काम कर रहा है जो लिक्विड और उसके सरफेस, जो साथ में सरफेस है उसके बीच में। तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस पे अपने पास रखते हैं, अंदर से ज्यादा, इंटीरियर से ज्यादा इनके पास होती है, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। प्रेशर एक एटमॉस्फेयर इतनी वैल्यू होती है, स्केलर है, पास्कल पे नापी जाती है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका कोई डायमेंशन नहीं, इसको रिलेटिव भी कहते हैं, और कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। आप देखिए रिलेटिव क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये उस सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय उस वाटर की 4 डिग्री पर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा स्केलर है, ये पॉइल के नाम से जाना जाता है, और m(l-1t-1). रेनॉल्ड नंबर एक प्रॉपर नंबर है, RE से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं है। RE होता है रो VD बाई ईटा, ये भी स्केलर है। सरफेस टेंशन S को हम स्केलर नापते हैं, ये mt-2 है, N/m न्यूटन पर मीटर। तो बहुत ब्रीफ में हमने जानने की कोशिश की कि भाई ये फ्लूइड के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लॉज है। ये हमें फ़ायदा करेंगी जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।